सबसे पहले डॉक्टर लक्ष्मी डी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। असिस्टेंट डायरेक्टर सेंटर फॉर इनोवेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग VIT भोपाल यूनिवर्सिटी से हैं। आप प्लीज मंच पर आएं डॉक्टर लक्ष्मी डी। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे डॉक्टर लक्ष्मी डी का। और साथ ही साथ मैं चाहूंगी आप ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए देखिए कि किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो अनुभव है वो काम आ रहा है। ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए लगातार आपकी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उन अनुभवी लोगों के एक्सपीरियंसेस को जानना और फिर लगातार जोश और जज्बे के साथ उन पर काम करना, ताकि शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, अगर प्रदेश के युवा शिक्षित होंगे, तो कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका निपटारा अपने आप हो जाएगा, बेशक वो बेरोजगारी हो, गरीबी हो। और इसीलिए लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की भी कोशिश यही है कि किसी तरह से इन तमाम समस्याओं पर हम चर्चा करें। लगातार ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जी MPCG लगातार इन कोशिशों में जुटा रहता है। और हमारा जो ये पैनल है वो भी काफी ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि इस पैनल में हमारे साथ वो लोग जुड़ेंगे जो एजुकेशन के सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में काफी सालों से लगातार काम कर रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। VIT भोपाल विश्वविद्यालय मध्य भारत का एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है, जो माननीय कुलाधिपति डॉक्टर जी विश्वनाथन, वाइस प्रेसिडेंट श्री शंकर विश्वनाथन और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सुश्री कादम्बरी S विश्वनाथन के नेतृत्व में अपने भविष्योन्मुखी तकनीकी पाठ्यक्रमों और शिक्षण एवं अधिगम के क्षेत्र में अपने नवाचारों व कैलटेक की अभिनव शिक्षण प्रणाली के लिए जाना जाता है। अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और अभिनव पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए VIT में कुशल एवं योग्य शिक्षक हैं, जिनके पास शीर्ष राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से अनुसंधान का अनुभव है। छात्रों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए कादम्बरी विश्वनाथन ने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सामाजिक विकास संबंधी पाठ्यक्रमों को भी शामिल करने की पहल की है। उन्होंने स्वच्छ भारत और EPICS यानी सामुदायिक सेवा हेतु प्रौद्योगिकी परियोजनाएं पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। स्वच्छ भारत पाठ्यक्रम विशेष रूप से छात्रों को देश में स्वच्छता के स्तर को सुधारने में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है, और EPICS छात्रों को सामाजिक आवश्यकताओं के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की पहचान करने में मदद करता है। शिक्षा के क्षेत्र में VIT के जरिए उठाया गया हर कदम आज भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत में गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शित कर रहा है। और अब वक्त है हमारे अगले पैनलिस्ट को मंच पर बुलाने का। मैं आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर डॉक्टर राजेश मलिक जी को। सर आप प्लीज मंच पर आएं। डीन अकादमिक हैं एम्स भोपाल से। जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं, जिन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से हमें आज ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से एम्स भोपाल शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है हमारे अगले पैनलिस्ट डॉक्टर मनमोहन कापशे जी का, डीन रिसर्च एंड कंसल्टेंसी फ्रॉम मैनेट भोपाल। सर आप प्लीज मंच पर आएं डॉक्टर मनमोहन कापशे जी। जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करेंगे, जो अपने अनुभवों के माध्यम से आज हमसे ये साझा करेंगे, बताएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कहां पर और ज्यादा सुधार की जरूरत है और क्या संभावनाएं आने वाले समय में रह सकती हैं। हमारे अगले पैनलिस्ट रहेंगे प्रोफेसर सौम्य रंजन दास जी। सर आप प्लीज मंच पर आएं। डीन प्रोग्राम्स हैं IIM इंदौर से। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर सौम्य रंजन दास जी का। सर जोरदार तालियां आपके लिए, और आपके भी अनुभवों के माध्यम से हम ये जानेंगे, समझेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या चुनौतियां रहेंगी, कैसे उन्हें हम पार पा सकते हैं। ओवर टू यू प्रिया। बहुत धन्यवाद पूजा। और देखिए बहुत अच्छा पैनल और बहुत दिलचस्प पैनल है, क्योंकि एक लंबा अनुभव है और किस तरीके से भविष्य आगे बढ़े, किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स के साथ जो एजुकेशन की हम बात करते हैं वो बच्चों तक पहुंचे, युवाओं में पहुंचे, ये आप लोगों की कोशिश है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर लक्ष्मी डी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जब हम VIT भोपाल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, VIT की बात करते हैं, तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। यू डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। अभी तक आपका सफ़र कैसा रहा? हाउ वाज द जर्नी? Management knows the need of the society and the trend of the education. So based, they are also constantly learning
across the globe, and they are also keenly watching, reading the articles, and every stage of their process they are trying to learn the trends and societal needs. Based on that, they bring the best knowledge contributors to the institution. Our institution has a special signature that 100% doctoral faculty members, so that every profile they are attracting with different qualities, and they do have wide networking across the globe and within the nation as well. So based on the hub of the knowledge expertise, they are constantly driving our students right from the induction to the placement, various process of learning, various process of skills and dispositions they are bringing, and that makes every students to be more confident and enthusiastic. Moreover, beyond the effort of the institution, I can say the institution itself is a miniature of India. We have every part of India, Indian faculty members are students. That the rich culture itself makes them to learn a lot of things beyond the curriculum or the book. So that is a unique part I could see at VIT. A lot of NRI students. So the cultural diversity makes everyone to be more empowered, and early exposure towards the globe and the work setup easily they could able to gain. So this is additional advantage of studying at VIT. So beyond all the effort of the management and the faculty members and by the infrastructure, this makes a lot of difference among themselves, and they are exposed to every cultural diversity, and they are trying to collaborate with the different mindset of students. We do impact collaborative active learning strategy through technology. This is the uniquely crafted design of the instructional strategy by the institute, keeping in mind the cognitive psychology, how the brain learns. This absolutely follows the science of learning, so that this process itself puts them into collaboration among different category of students, so that makes everyone to feel confident to work with a collaborative I manner. believe this is really important. बहुत जोरदार तालियां जरूर बजनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि VIT में आपको पूरी कल्चरल डाइवर्सिटी दिखेगी, हर राज्य के वहाँ पर फैकल्टी, एंड दिस इज वेरी गुड. ये बहुत अच्छा है पूजा. बिल्कुल. और प्रिया, तालियां इस बात पर भी होनी चाहिए कि बेशक मैम अपनी बात हिंदी में हम सबको समझा नहीं पा रही हो, लेकिन जो एफर्ट वो कर रही हैं, द एफर्ट यू आर मेकिंग इज ट्रूली कमेंडेबल. वो बहुत ज्यादा प्रशंसा के लायक है. जोरदार तालियां एक बार मैम के लिए. राजेश जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि अनुभव बोलता है, लंबा चौड़ा अनुभव आपका है चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में. आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में अभी और क्या संभावनाएं हैं, और कितना ज्यादा आगे प्रदेश अभी बढ़ पाया है? थैंक यू. सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि वी आर मेकिंग लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन. सबसे मेजर एडवांसमेंट जो ये है, दैट इज़ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस. और एम्स जो एक संस्था है, विच इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, इज़ वन ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विच हैज़ बीन नाउ ब्रॉट इनटू ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ऑफ आवर कंट्री. एम्स जब बने तो एक मैंडेट था. वो मैंडेट ये था कि हम इस प्रकार की एक चिकित्सा शिक्षा प्रणाली बनाएं विच बिकम्स अ बेंचमार्क फॉर अदर्स टू फॉलो. कंधों पर ये बोझ दिया गया कि आप उस प्रकार की एक प्रणाली डेवलप करें विच शुड कॉम्पीट विद द प्रेजेंट टाइम्स, विच शुड बी अब्रेस्ट विद द फ्यूचर चेंजेस, सो दैट जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, दे आर सपोजिटली द बेस्ट अमंग्स द बेस्ट इन आवर कंट्री एंड अब्रॉड. उसको ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था नीति आयोग और अन्य पॉलिसी मेकर्स के साथ मिलकर वी आर ट्राइंग टू डेवलप एंड put forth a competency based medical education system. 2 मिनट यहाँ लेना चाहूँगा. what exactly is a competency based system? हमारा जो पूर्व का पढ़ाने का तरीका था, उसमें we were talking of theory and practicals. ये जो हमारा नया सिलेबस हम लोगों ने डेवलप किया है, that is based on the competency of the students and it is a रिज़ल्ट ओरिएंटेड करिकुलम. मतलब हर छोटे छोटे समय के बाद हम उनका आंकलन करते हैं, हम उसका रिज़ल्ट देखते हैं, एंड देन वी क्रिएट न्यू फ्रेमवर्क्स बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी. तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा और उसे भूल गए.
उस सब्जेक्ट का आगे आने वाले 5 सालों में कहाँ कहाँ कितना उपयोग होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड टीचिंग. सो वी हैव नाउ चेंज्ड फ्रॉम सब्जेक्ट बेस्ड टीचिंग मोडालिटी टू एन इंटीग्रेटेड टीचिंग मोडालिटी, विच इज़ अ वेरी मेजर चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम. मनमोहन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ. जब मेरिट की बात होती है तो जाहिर तौर पर आपकी भी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होती है. अभी तक आपका जो सफ़र रहा भविष्य को गढ़ने में, बच्चों को बेहतर दिशा दिखाने में, वो किस तरीके का रहा? मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि मेरिट लगभग 60 वर्ष से भोपाल में है और गत 60 वर्षों से मध्य प्रदेश में और देश के सभी युवाओं को तकनीकी शिक्षा में एक देश का अच्छा नागरिक और एक अच्छा तकनीकीविद बनाने में अपना योगदान दे रहा है. मैं मेरिट से लगभग 31 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ. पहले विद्यार्थी रहा और उसके बाद उसी संस्थान में अब पढ़ा रहा हूँ. परिस्थितियाँ बहुत बदली हैं और विशेष तौर पर पिछले 2 वर्ष में बहुत ही ज़्यादा बदली हैं. तो यदि आप ये कहते हैं कि किस प्रकार परिवर्तन आया, तो तकनीकी क्षेत्र में जितना परिवर्तन आया है शायद और किसी क्षेत्र में उतना परिवर्तन नहीं आया और उसी कारण तकनीकी शिक्षा भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है. मैं विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि जब हमारे सामने कोई कठिनाइयाँ आती हैं, कोविड ने एक हमारे सामने कठिनाई प्रस्तुत करी. चिकित्सा के क्षेत्र में उसमें बहुत सारा कार्य हुआ और उसी के कारण शायद हम वो जंग जीत पा रहे हैं या इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन हमारे लिए ये आवश्यक है कि उसमें तकनीक का बहुत बड़ा योगदान रहा और पिछले 2 वर्षों में हमने इस पर बहुत ज़्यादा कार्य किया. हमने कोशिश की कि अपने विद्यार्थियों को शोध कार्य में किसी भी प्रकार के कोविड से संबंधित कार्य जितने भी उन्हें मिलें उनको हम प्राथमिकता पर आगे बढ़ाएं. हमने भारत सरकार के साथ भी, चूँकि हम केंद्रीय सरकार के संस्थान हैं इसलिए भारत सरकार के साथ भी कार्य करते हुए लगभग 17 अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट किए जो कोविड से संबंधित थे. अभी उन पर कार्य जारी है, जिसमें लोगों के लिए तकनीक का इस्तेमाल, समाज में किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी की बेसिस पर लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं जो उन्हें कोविड से बचने में मदद करे, सामाजिक परिवर्तन और साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या आ रहे हैं उस पर कार्य किया, नई तकनीक उनसे कोविड से बचाने में कैसे मदद करेगी उस पर कार्य किया. तो मैं एक बहुत बड़ा बदलाव पिछले 2 वर्ष में देख रहा हूँ जो रिसर्च और कंसल्टेंसी दोनों ही फील्ड्स में हुआ, जो मैं मेरिट में भी लीड कर रहा हूँ. सौम्य रंजन जी, अगला सवाल आपसे है क्योंकि आपने कई स्टूडेंट्स को तैयार किया है. आपके लंबे चौड़े अनुभव के दौरान आपको क्या लगा कि स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ आता है, कहाँ पर अभी गुंजाइश की ज़रूरत है, किस ऐसे सेक्टर में, किस फील्ड में, हम टेक्निकल नॉलेज की बात करें, प्रैक्टिकल सेशंस की बात करें, थियोरेटिकली बात करें, कहाँ आपको लगता है कि अभी और काम करने की ज़रूरत है? देखिए, विशेषतः मैं IIM इंदौर से हूँ, तो हम मैनेजमेंट की शिक्षा में ज़्यादा अपना योगदान जो है वो देश के निर्माण में कर रहे हैं. तो हमको जो हमारी शिक्षा पद्धति है IIM में, हमें जो बच्चे आते हैं वो हमेशा अपने ग्रेजुएशन के बाद ही हमको मिलते हैं. हमारे पास एक ही प्रोग्राम है जिसको हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट बोलते हैं. वो भारत का पहला प्रोग्राम है जो कि IIM इंदौर ने शुरू किया था. उस प्रोग्राम में बच्चे 12th के बाद हमको प्राप्त होते हैं और फिर हम उनका विकास करते हैं. तो हमारी जो अभिज्ञता है पिछले कई सालों से वो ये है कि वही जो छात्र होते हैं वो अच्छा कर पाते हैं जो कि अपने ग्रेजुएशन के दौरान हो, अपने पूर्व शिक्षा के दौरान हो. हमेशा कोई भी चीज़ है जिसका आप अध्ययन करते हो उसका उपयोग कहाँ हो पाएगा उस हिसाब से अध्ययन होती है. तो जिसको हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज. तो जो भी स्टूडेंट है, जो भी छात्र है या फिर जो भी संस्था से वो आ रहा है, अगर वो उस दौरान उस चीज़ पे अपना पुराना जो पिछला एजुकेशन है उसको कंप्लीट किया है, उसको हमको आगे लेके जाने में ज़्यादा सहयोग होता है. क्योंकि एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस होती है, एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड माइंडसेट होती है विच इज़ वेरी रिक्वायर्ड टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स व्हेन कंपनीज हायर देम फॉर सॉल्विंग
uncertainties in the business, because nobody can predict you. Whatever you are teaching in the classroom now, the same problem the student is going to face at a later stage. बच्चे को वो समस्या कभी नहीं आएगी जो आप उसको क्लासरूम में समझाए हो, उसको कुछ नई समस्या आएगी, उसको अपने अनुभूति के हिसाब से उसको समाधान करना पड़ेगा. तो उस केस में आपको वैसे ही छात्र चाहिए जो कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन हो. तो जो छात्र हमको मिलते हैं, अगर वो अपने पुराने शिक्षा के दौरान उसको प्राप्त किए हैं तो हम उसको और बढ़ाने की कोशिश करते हैं. नहीं तो हमारे जो अध्यापक हैं, हमारे जो मित्र हैं जो कि बच्चों के कार्यकाल में अपना सहयोग देते हैं, वो कोशिश करते हैं कि बच्चे वो 2 साल या 4 साल जो हमारे पास रहते हैं उनमें वो स्थिति जो है वो विकसित हो. और IIM इंदौर 1994 से काम कर रहा है मध्य प्रदेश में. और हम क्या चाहते हैं कि जो भी हम मध्य प्रदेश को वापस कर पाएँ अपने सोसाइटल कंट्रीब्यूशंस को लेके, उस हिसाब से हम काम करते हैं. एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, कुछ और समय लूँगा आपका, हमारा मूल जो अध्ययन प्रक्रिया है उसके बावजूद एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो कि एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कहा जाता है, जो कि जो लोग कार्यकार कर रहे हैं उनको शिक्षा को विकसित करने के लिए काम किया जाता है. एग्जीक्यूटिव एजुकेशन बोल सकते हैं, मैनेजमेंट डेवलपमेंट उसको बोल सकते हैं. अभी हम लोग मध्य प्रदेश के जो CM राइज शिक्षक का प्रोग्राम है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं सारे प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग करने के लिए, ताकि वो जब अपने स्कूल में वापस जाएं तो अच्छे शिक्षा पद्धति को वहाँ पे मूलभूत रूप से स्थापित कर पाएँ. हम ये भी कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश के जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि आप हमें समस्या दीजिए, हम आपको समाधान देंगे. तो उनके जो भी मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कोशिश करते हैं कि अपने रिसर्च और कंसल्टिंग के सहायता से उसका समाधान करें. राजेश सर, मैं आपके पास आ रही हूँ. मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सर को एक माइक ज़रूर अवेलेबल करवा दें. जी राजेश सर, मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम जब शिक्षा की बात करते हैं, तो हमेशा गुंजाइशें रहती हैं और हमने देखा कि नवाचार के ज़रिए बदलाव हो भी रहे हैं. लेकिन जब एम्स की बात होती है तो उन नए चीज़ों को अपनाने में, नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने में अभी एम्स किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और भविष्य के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ कुछ ना कुछ आ रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ आविष्कार हो रहा है, तो उन चीज़ों को लेकर एम्स भोपाल कैसे बढ़ रहा है? एम्स भोपाल जब शुरू हुआ तो हमारे पास एक एम्स दिल्ली का बेंचमार्क था. वो हमारे लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट था, क्योंकि वी नो दैट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस लेवल. तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो भी उपकरण आए वो उस समय के लेटेस्ट लॉन्चेस जो थे वो सारे उपकरण हमारे एम्स में मौजूद हुए. इसके साथ ही साथ जब फैकल्टी चयन की बात हुई, सो यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट हमारे यहाँ फैकल्टी इज़ फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री. इट्स नॉट अ स्टेट डोमिनेटेड सिलेक्शन प्रोसेस, इट्स अ all over India selection process, or we have tried to have a brain drain from almost every corner of the country. जब इस तरीके का हमारे पास एक ब्रिलियंट मैन पावर है, इस तरीके का हमारे पास संसाधन मौजूद है इक्विपमेंट्स के टर्म्स में, और इस तरीके का हमारे में एक ज़ील और एंथुजियाज़म है, तो आई थिंक एम्स इज़ ऑन द राइट ट्रैक. सारी मोडालिटीज़ यहाँ फंक्शनल हैं, सारे सुपर स्पेशलिटीज़ यहाँ फंक्शनल हैं. वी आर नाउ द रेफरल सेंटर्स ऑफ नॉट ओनली द स्टेट बट फ्रॉम ऑल नेबरिंग स्टेट्स. हमारे पास महाराष्ट्र से, गुजरात से, अन्य स्टेट से भी सारे पेशेंट्स. आपने एक सवाल किया था मेडिकल टूरिज़्म का, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि वी आर ऑलमोस्ट केटरिंग टू 5 स्टेट्स, नेबरिंग स्टेट्स, जहाँ से हमारे यहाँ मरीज़ आते हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री, and in students में there is a zeal to work, there is a zeal to do research. मेरे स्टूडेंट्स ने आज की तारीख तक 250 STS प्रोजेक्ट्स, जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स ICMR ग्रांट करता है, वो हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है, which is itself very commendable. So we are actually moving in the right direction. Dr. Lakshmi, because pandemic was very alarming situation for each one of us, though our educational institute tried their best to give the possible outcome in every way. But do you think when it comes about the digital education, there is still a gap that needs to be filled? Digital education में अभी कोई और काम करने की गुंजाइश? Really, the technology helped during this pandemic for connecting with the students, imparting knowledge. But where the challenge we face is imparting skills.
impacting the behavior. So these two are the major challenge everyone can face during this pandemic situation. So the virtual laboratories and the video recording of the laboratory experiments and simulation platforms, these all have been created and these all helped our students a lot. And even we need to be ready, every institution or the entire academic fraternity should be ready to face any of the global crisis in the near future also. So we need to take care of the temperament of learning when they are behind the screen. So how we will be gauging that? We all need to be ready with the AI-enabled software or some of the emotional recognition software, or how we can understand about students' temperament while they are learning or during that semester in progress. Also, we all need to be ready a lot towards virtual learning for the laboratory experiments. These 2 years of this pandemic education, among most of the science and engineering especially, made students to be handicapped with the skills development. So that can be compensated temporarily through simulation platforms and virtual platforms. We do have some of the platforms, and we have taken the support of all the IITs. Most of the IITs, they have developed and released the virtual platforms for the benefit of the students across the nation. So those are all the platforms have been adapted, and some of the Western universities, they well ahead, they have developed most of the simulation platforms for physics, chemistry and mathematics, and some of the engineering platforms also, electrical, electronics, and also for the mechanical. So these are all the combination of the platforms together. We need to aim to face the next crisis. Even you we feel have like not, the only constant is change, and we have to adapt that change. we have not even come out of this pandemic yet. Even the new channel started spreading monkeypox and the next variant, and we are clueless. So whether it ends, pandemic ends or not, we all need to be ready for the blended mode and imparting skill. The future is expecting skills and innovation rather than knowledge. The era of knowledge has been stopped. Up to 2020, education 3.0. Right from 2021, we stepped already into education 4.0. That is the best suitable education strategy to meet industry 4.0. What that emphasizes, it's a single mantra line, that is innovation and skills. So we need to move the curriculum from the knowledge to the skills and the innovation centric and entrepreneurial centric. So these three are the demand expected in the education 4.0. So that suits naturally to handle this pandemic situation also. I don't know, Globe is designing to meet and challenge it has all also. become new normal. Theory also. So we all need to be ready with imparting these three into our curriculum. So the curriculum recommendation by the framework of education 4.0, they say that 70% it should be skills. 70% it should be towards critical thinking, innovation, and entrepreneurship rather than the knowledge. They are emphasizing knowledge need to be gained when the students touching upon the skills and the innovation and the entrepreneurship on the demand, so that the national education policy also gives complete flexibility to the students, but it's a kind of giving knife to the child. So when we give complete freedom to the students, they should know how to design their path of learning. Now we are not NEP not emphasizing career. NEP demands or forces students to choose their learning path. So they need to be an active listener. They need to think different perspectives, different diversified thoughts. When the NEP is adapted, nobody is going to pamper. No faculty is going to guide. No institution going to guide. So it's parents need to be more responsible, and also students need to be more responsible, because when the 100% freedom is given, it is much more danger than putting them in a single box. So we all need to be ready for NEP implementation, education 4.0, and to meet any other global challenge in the near future. Anything may happen. It's just a simple COVID-19 pandemic, I can say. Much more may happen. So with that, thank you. बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी भी है. प्रोफेसर सौम्या, मैं आपके पास आ रही हूँ. जिस तरीके से मैम ने कहा कि कोविड ने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई हैं, और उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो खुद तैयार करें, वो खुद सोचे कि उनको क्या करना है, वो खुद इसको अडॉप्ट करें.
अगर हम आईआईएम की बात करते हैं, नॉलेज प्लस स्किल और उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इन तमाम चीज़ों को देखकर, इन तमाम चीज़ों का जो समावेश होता है वो किस तरीके का हो रहा है आईआईएम में? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि शायद भारत में पहली बार हो रहा है, और इस संदर्भ में हमारा सरकार को भी काफ़ी श्रेय जाता है कि वो इस तरह की एक पॉलिसी लेके आए हैं। आईआईएम इंदौर में हम कोशिश करते हैं बहुत कुछ चीज़ें जो हम करिकुलम में करते हैं, विच इज़ वी आर ट्राइंग टू डू क्वाइट अर्ली, बट नाउ इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई सेड अबाउट दिस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो कि एक बच्चा 12th कक्षा के एग्ज़ाम के देने के बाद हमारे पास आता है एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, तो उनको सिर्फ मैथमेटिक्स का कोर्स होता है ऐसा नहीं है। उनके करिकुलम में मैथमेटिक्स भी होती है, उनके करिकुलम में डांस और ड्रामा भी होता है, उनका करिकुलम में साइकोलॉजी भी होती है, उनके करिकुलम में इकोनॉमिक्स भी होती है। तो इस केस में हम ये नहीं बता सकते कि ये स्टूडेंट चूज़ करता है, ये कुछ हद तक हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसको किस प्रोपोर्शन और किस मिक्स में हम वो स्टूडेंट को वो इम्पैक्ट करें। हाँ, जब स्टूडेंट को इलेक्टिव लेने की मौका मिलता है तो वो स्टूडेंट खुद डिसाइड करता है कि वो किस तरह का कोर्स लिया जाए। लेकिन क्योंकि ये पिछले कई सालों से हम ये प्रोग्राम को चला रहे हैं, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक एम्फेसिस है कि स्टूडेंट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का स्कोप मिले, वो उस कोर्स में हो रहा है। और उसका एक सबसे बड़ा जो आप बोल सकते हैं कि एडवांटेज है, वो ये है कि हम जो स्टूडेंट्स को बाद में हमको मास्टर्स में मिलते हैं, वो स्टूडेंट्स सिर्फ मैथमेटिक्स में अच्छा हो ऐसा नहीं है। वो स्टूडेंट ये जानता है कि मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन एक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे किया जाता है, वो एक एडवांटेज है। दूसरा चीज़ ये है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस कोर्सेज का स्कोप मिलता है पढ़ने के लिए, जब भी वो मैथमेटिक्स और दूसरे कोर्स को भी पढ़ रहा है, तो दे आर नॉट जस्ट बिकम गुड मैनेजर्स, दे आर ऑल्सो गुड बिकम ह्यूमन बींग्स। एक अच्छा मनुष्य ही अच्छी तरीके से एक संसार का अच्छा से निर्माण कर सकता है। Just because since they have some kind of exposure to humanities and social sciences, they are more inclined to solve societal problems, which I think is required going forward in a country like India, that you should not only be managers who are solving business problems, but these business problems should also address the societal problems. So न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये जो एम्फेसिस है कि स्टूडेंट को मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज से एक्सपोजर मिलेगा, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और हम आईआईएम इंदौर में जो हमारे करिकुलम है उसमें कोशिश करते हैं कि ये सब चीज़ों का एक समानता मिश्रण हो, ताकि जो बच्चे हम तैयार कर रहे हैं वो सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेलिजेंट हो ऐसी ज़रूरी नहीं है, वो सोसाइटी को भी साथ लेके चलने के लिए काबिलियत रखें। मनमोहन जी, अगला सवाल आपसे है, अगर हमारे पास नॉलेज है लेकिन हमें उसे अप्लाई करना नहीं आता तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो अर्थहीन है। मैनेट किस तरीके से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रही है कि आप ग्राउंड पर किस तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपोजर लें, रिसर्च पर काम करें और जो भी टेक्निकल स्किल्स हैं वो स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप हों, ताकि आने वाले समय में कंपटीशन क्योंकि बढ़ रहा है तो किसी तरीके की कोई दिक्कत स्टूडेंट्स के सामने ना हो। एजुकेशन को नॉर्मली हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज गेन के नाम पे देखते रहे हैं, कि जहाँ पे हम शिक्षा में क्लासरूम में एक स्टूडेंट बैठा है, उसे एक विषय के बारे में जानकारी दे दी गई और शिक्षा पूर्ण हो गई। वर्तमान परिस्थिति भी ये सच नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति को शिक्षा को परिपूर्णता की ओर ले जाना है तो शिक्षा प्राप्ति के बाद में उसका क्या उपयोग करेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग विशेष तौर पे ये कोशिश करते हैं, पाठ्यक्रम में हमारे यहाँ बदलाव भी हो रहे हैं, जिसमें 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में लगभग 1 सेमेस्टर तक 6 महीने तक किसी भी विद्यार्थी को जहाँ चाहे वहाँ काम करने का मौका मिले। इफ़ द स्टूडेंट इज एबल टू गेट एन इंटर्नशिप फॉर 6 months, 6 महीने के लिए यदि उसको कहीं कार्य करने का मौका मिल रहा है तो उसको इंस्टीट्यूट में से 1 सेमेस्टर फ्री कर दिया जाता है कि वो इंडस्ट्री में जाकर काम करे, काम करते हुए सीखे कि उसने जो 7 सेमेस्टर्स में नॉलेज गेन किया है उसका कितना उपयोग हो सकता है। ये उसको इंडस्ट्री जानने का मौका देता है, साथ में ये एक अच्छी नौकरी खोजने का मौका भी देता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री इंटरेक्शन इम्प्रूव हो, जहाँ पे हम चुनिंदा इंडस्ट्रीज़ को मैनेट में बुलाते हैं। नवाचार के लिए आवश्यक है कि हमें लाइव प्रॉब्लम्स मिलें, इसलिए भारत सरकार की एक योजना के तहत हम लोग कनेक्टेड हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं हम लोगों के इंस्टीट्यूट के साथ शेयर की जाती हैं। स्टूडेंट्स की टीम उन समस्याओं पे काम करती है। कुछ विशेष चीज़ों के जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा, अभी हम इसरो के साथ में काम कर रहे हैं, मैनेट उसके लिए एक रीजनल सेंटर के बतौर काम कर रहा है।
जहाँ पर उन्हें जो भी समस्याएं आ रही हैं वो रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर फ्लोट करते हैं और हमारे यहाँ के विद्यार्थी और शिक्षक उस पर साथ मिलकर काम करते हैं। हम लोगों ने एक एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर भी डेवलप किया है, जहाँ पे मैनिट की तरफ से जो विद्यार्थी कुछ नए प्रोडक्ट्स डेवलप करके उनको मार्केटेबल बनाना चाह रहे हैं, उनको हम मौका देते हैं। मैनिट की तरफ से उनको आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराते हैं ताकि वो अपना स्टार्टअप बना सकें। तो पूरी कोशिश ये है कि जो हम थ्योरेटिकल नॉलेज उनको क्लासरूम में दे पा रहे हैं उसको वो जीवनोपयोगी और रोजगार उन्मुख कैसे बना सकें, उस पर भी हम बराबर जोर दे रहे हैं। और ये काबिले तारीफ है कि रोजगार उन्मुखी के लिए तो प्रदेश सरकार लगातार कदम उठाती है कि किस तरीके से रोजगार परक शिक्षा मिले, लेकिन आप लोगों की भी यही कोशिश है और हम सबकी उम्मीदें भी यही है कि बच्चों को कहीं ना कहीं रोजगार मिल सके जब वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आगे बढ़े, जब वो तमाम जो कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी से आगे बढ़े। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का।